नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पे और मेरा नाम है अर्जुन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो आज हम अपना क्लास 12th का ज्योग्राफी के सब्जेक्ट का न्यू कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो कि सेशन 2023 और 24 के बच्चों के लिए है। यानी जो बच्चे इस साल, यानी आप अगर इस साल क्लास 12th में आए हो और आपके पास ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है, तो मैं ज्योग्राफी का न्यू कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ आज से। आप हमारे इस कोर्स से ज्वाइन हो सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन पर क्लिक करके। ठीक है, तो आप इस कोर्स से ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको जो है जल्द से जल्द आपका जो ये कोर्स है, आपका जो सिलेबस है, उसको ख़त्म करा दिया जाए। ठीक है, इसलिए आप हमारे चैनल से ज्वाइन हो जाइए। तो शुरू करते हैं अपना न्यू कोर्स और मेरा नाम है अर्जुन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और आपको कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो, आप मुझसे पर्सनली पूछना चाहते हो तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। ठीक है, आप इंस्टाग्राम पर मेरा यूजर नेम सर्च करोगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। ठीक है, आप मुझे वहाँ फॉलो कर लेना और आपका कोई सवाल हो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। और ये मैं CBSE बोर्ड के अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ। वैसे तो हर बोर्ड के बच्चे यहाँ पढ़ सकते हैं ये सिलेबस जो है, यानी जिस स्टेट में NCERT का बुक चलता है वो बच्चे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर उनके पास ज्योग्राफी यानी भूगोल का सब्जेक्ट है तो। ठीक है, तो हम ज्योग्राफी का शुरू कर रहे हैं। CBSE बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो पहले आप ये देखो कि अगर आपको कोई चैप्टर पढ़ना है तो आप उसमें ये पढ़ो कि उसमें ये पढ़ना क्या है। यानी मान लो आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसमें पढ़ना क्या है, उसके बारे में अगर आप पहले जानकारी ले लोगे तो आपको चैप्टर आसान लगेगा। ठीक है, तो मैं पहले आपको बता दूंगा कि ये चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, तब आपको चैप्टर बिल्कुल इजी लगेगा, एकदम इजी। तो इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं कि मनुष्य और प्रकृति के बीच क्या संबंध है। यानी मनुष्य है, कोई मनुष्य है और ये पूरा प्रकृति है, तो इन दोनों के बीच संबंध क्या है, इस बारे में हम पढ़ेंगे। और इस अध्याय में हम यह भी जानेंगे कि मनुष्य ने टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी का विकास कैसे किया। ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे। और इस अध्याय में हम यह भी पढ़ेंगे कि मानव भूगोल का क्षेत्र कौन सा है तथा मानव भूगोल का उपक्षेत्र कौन सा है। ठीक है, इससे पिछले कक्षा में आपके पास था कौन सा भूगोल, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, यानी क्लास 11th में आपके पास था भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। लेकिन क्लास 12th में आपके पास है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। उसमें आपने भौतिक रूप से जाना था भूगोल को, भौतिक, लेकिन यहाँ पे आप मानव, मनुष्य के हिसाब से जानोगे भूगोल को। ठीक है, मनुष्य मेन रहेगा और उसके बारे में पूरा जानते रहोगे आप, पूरे बुक में यही होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना सिलेबस। तो पहले आप ये जान लो कि जो ये मानव भूगोल है इसका अर्थ क्या होता है, यानी मानव भूगोल का परिभाषा क्या है। तो देखो, प्रकृति और मनुष्य के बीच जो संबंध है, उन संबंधों का जब हम अध्ययन करते हैं उसी को मानव भूगोल कहते हैं। समझ रहे हो, यानी मान लो ये एक मनुष्य है, ये पूरा एक प्रकृति है, और हम इस मनुष्य और इस प्रकृति के बीच जो संबंध है, उन संबंध का जब हम अध्ययन करेंगे उसी को मानव भूगोल कहते हैं। ठीक है, समझ गए। तो ये है। अब आप ये जान लो कि जो मानव भूगोल है इसके उपक्षेत्र कौन से हैं। समझ रहे हो, उपक्षेत्र कौन से हैं। तो पहला तो है हमारा संसाधन भूगोल। ठीक है, दूसरा है कृषि भूगोल, तीसरा है उद्योग भूगोल, और चौथा है व्यापार भूगोल, और पांचवा है पर्यटन भूगोल। ठीक है, ये मतलब कुल मिला के हमारे मानव भूगोल के उपक्षेत्र हैं। ठीक है, आपने जान लिया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और वैसे आपके पेपर में आते रहता है कि मानव भूगोल के क्षेत्र तथा उपक्षेत्रों का वर्णन करें, तो आप ऐसे बता सकते हो। अब जान लेते हैं कि मानव भूगोल के क्षेत्र कौन से हैं। ठीक है, तो पहला है नगरीय भूगोल। ठीक है, एक मिनट। पहला है नगरीय भूगोल, दूसरा है जनसंख्या भूगोल, तीसरा है आर्थिक भूगोल। ठीक है, चौथा है राजनीतिक भूगोल, पांचवा है आवास भूगोल, छठा है सामाजिक भूगोल। ये जो है ये है मानव भूगोल के उपक्षेत्र। ठीक है, तो आप आगे बढ़ते हैं। अब जान लेते हैं कि भौगोलिक विचारधारा किसे कहते हैं। देखो, मैं अपने भाषा में आपको बताता हूं। देखो, भूगोल है, भूगोल में बहुत सारे वैज्ञानिक हुए हैं। ठीक है, यानी मान लो भूगोल है। ठीक है, भूगोल में बहुत सारे वैज्ञानिक हुए हैं। ठीक है, उन्होंने भूगोल में जो है मानव और प्रकृति के बीच जो संबंध है
उन संबंधों के बारे में अपना अपना विचार उन्होंने प्रकट किया है। ठीक है, अपने अपने विचार जो है उन्होंने रखा है। उन्हीं विचारों को हम कहते हैं भौगोलिक विचारधारा। ठीक है, आप यहां पे पढ़ लो, एक मिनट आप इसमें ये पढ़ो। देखो, भूगोल में बहुत सारे वैज्ञानिक हुए हैं और उन्होंने प्रकृति और मनुष्य के बीच जो संबंध है उनके बारे में अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। इन्हीं विचारों को हम भौगोलिक विचारधारा कहते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो पेपर में अगर आ जाए भौगोलिक विचारधारा किसे कहते हैं, ऐसे आ जाएगा, भौगोलिक विचारधारा का अर्थ तथा 3 प्रकार के भौगोलिक विचारधाराओं का वर्णन करें उदाहरण सहित। ऐसे आएगा, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आता है, इस बार भी आपका आ सकता है। ठीक है, तो 3 प्रकार के हमारे विचारधारा हैं, यानी 3 वैज्ञानिकों ने विचारधारा दिए हैं। नियतिवाद है पहला, इसको हम निश्चयवाद भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम नियतिवादी विचारधारा भी कहते हैं या फिर निश्चयवादी विचारधारा भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा विचारधारा हमारा है संभववाद विचारधारा। ठीक है, तीसरा हमारा है नव निश्चयवाद विचारधारा, इसे हम रुको और जाओ विचारधारा भी कहते हैं। ठीक है, नव निश्चयवाद विचारधारा को हम रुको और जाओ विचारधारा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 विचारधारा है। इस चैप्टर में मेन फोकस इन विचारधारा पर ही होने वाला है। मेन पूरा मैं बताऊं तो इस चैप्टर का पूरा सार समरी जो है वो ये 3 चीज है। आप इस 3 चीज को समझ लोगे, ये चैप्टर आपको बिल्कुल आसानी से पूरा समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो इसमें आप ये समझ लो नियतिवाद और संभववाद क्या होता है। देखो, नियतिवाद और संभववाद, देखो नियतिवाद का मतलब होता है कि पहले जो मनुष्य हुआ करते थे उनको टेक्नोलॉजी का बिल्कुल ज्ञान नहीं था, यानी प्रौद्योगिकी का बिल्कुल ज्ञान नहीं था। वो प्रकृति के पूरा गुलाम थे, आदिम अवस्था में थे, उनका दिमाग का विकास नहीं था, उनका शारीरिक विकास भी नहीं था, मतलब वो एक तरह से बिल्कुल कमजोर थे। ठीक है, हर क्षेत्र में। लेकिन अब जो मनुष्य है इन्होंने प्रौद्योगिकी का विकास किया, इन्होंने टेक्नोलॉजी का विकास किया, इन्होंने अपना विकास किया, अपने दिमाग का विकास किया, मतलब पहले से बहुत सुधार हुआ है। तो संभववाद मतलब होता है सब कुछ संभव हो गया। नियतिवाद है यानी पुराने जमाने का, आप कोई भी ऐसे समझ लो आप। नियतिवाद यानी पुराने जमाने के व्यक्ति जो आदिम अवस्था में थे, जिनको टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं था, और संभववाद विचारधारा यानी उन्होंने सब कुछ संभव कर दिया, उन्होंने टेक्नोलॉजी का स्तर बढ़ा दिया, उन्होंने प्रौद्योगिकी का स्तर बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये है हमारा संभववाद और ये है हमारा नियतिवाद। ठीक है, तो आप देखते हैं इसको अंदर से ये क्या है। तो देखो, इसमें जो है पहले हम जान लेंगे नियतिवादी। ठीक है, देखो नियतिवादी विचारधारा, इसको हम कहते हैं निश्चयवाद विचारधारा भी कहते हैं। ठीक है, देखो अब इसमें ये समझो, देखो प्रारंभ में मनुष्य आदिम अवस्था में था, बिल्कुल सही बात है। नियतिवाद जब भी आप एक्सप्लेन करोगे, नियतिवाद को आप जब भी समझाओगे तो उसको आपको ऐसे समझाना, यानी नियतिवाद में मनुष्य आदिम अवस्था में था, प्रकृति का गुलाम था, प्रकृति की पूजा करता था, प्रकृति से डरता था, प्रकृति के ऊपर निर्भर रहता था, हर संसाधन के उसके ऊपर निर्भर रहता था। ये सब आप इसमें पॉइंट बनाकर लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको मैं बताता हूं। देखो, प्रारंभ में मनुष्य आदिम अवस्था में था, उसने प्रकृति के अनुसार स्वयं को ढाल लिया। यानी मान लो आज मान लो गर्मी है, ठीक है, गर्मी है, तो मनुष्य जो है गर्मी सहन करके रहेगा, बिल्कुल रहेगा, पहले जमाने में रहेगा। लेकिन अब जो है मनुष्य ने प्रकृति को ही अपने अनुसार ढाल लिया। यानी मान लो अब सर्दी है, ठीक है, मान लो अभी सर्दी है, अब सर्दी है तो मनुष्य ने हीटर बना लिया, यानी प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लिया, अब प्रकृति के ऊपर निर्भर नहीं रहता। तो इसमें क्या है, नियतिवाद में वो प्रकृति के ऊपर पूरा निर्भर है। ये है, इस समय प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न था, ठीक है, यानी बहुत ही कम था। प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का बिल्कुल ज्ञान नहीं था, बिल्कुल कोई विकास नहीं था, कुछ नहीं था। समझ रहे हो? ये मानव विकास भी बहुत कम हुआ था, मनुष्य का विकास भी बहुत कम हुआ था इस जमाने में, यानी शुरू के जमाने में जब मनुष्य आदिम अवस्था में था। ठीक है, मानव प्रकृति को सुनता था, उसकी पूजा करता था, उसकी प्रशंसा करता था, यानी उसका तारीफ करता था, उससे डरता था। ठीक है, संसाधनों के लिए मानव सीधा प्रकृति पर निर्भर रहता है। यानी मान लो मानव को कुछ चाहिए, पत्ता चाहिए, या मान लो मानव को कुछ खाना बनाना है, ठीक है, उसके लिए जो भी लकड़ी लगेगा वो किससे लेगा, वो प्रकृति से लेगा, जाएगा पेड़ में से लकड़ी काटेगा,
यानी कुल मिला के किस पर निर्भर है मानव, वो है प्रकृति पर निर्भर। लेकिन अब आप देखो, अब खाना बनाना है तो मनुष्य चूल्हा ले आएगा, सिलेंडर ले आएगा, तो वो प्रकृति के ऊपर निर्भर है नहीं है, उसने खुद को बना लिया, मतलब उसने सिलेंडर का निर्माण किया, ठीक है, चूल्हा का निर्माण किया, यानी कुल मिला के मनुष्य ने टेक्नोलॉजी का विकास कर दिया। किसमें? संभववाद विचारधारा में। ये विचारधारा किसने दिया था? तो विडाल डी लाप्लास ने दिया था, ठीक है, समर्थक थे उनके, ठीक है। अब देखो, संसाधन के लिए मानव सीधा प्रकृति पर निर्भर रहता था, बिल्कुल सही बात है। इस अवस्था को हम पर्यावरणीय निश्चयवाद का नाम भी देते हैं, ठीक है। पर्यावरणीय यानी प्रकृति के ऊपर निर्भर रह जाना, समझ रहे हो, ये नाम से भी हम इसको पुकारते हैं, इस विचारधारा को, ठीक है। इसके जो समर्थक है, इसको रेड जेल को भी माना जाता है और रीटर और हमबोल्ट को भी इस विचारधारा का समर्थक माना जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, तो आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल विचारधारा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे संभववाद विचारधारा की, ठीक है। देखो, मैंने आपको कहा था संभववाद विचारधारा क्या होता है। एक मिनट, देखो, संभववाद विचारधारा क्या होता है, पहले आप समझो। देखो, संभववाद विचारधारा में यह था कि मनुष्य ने अपना विकास किया, देखो टेक्नोलॉजी का विकास किया, अपना विकास किया, मानव का विकास हो गया, उसने अपने आप को सुधारा, अपने स्वरूप को बदला, अपने रूप को अपने रंग रूप को बदला। कुल मिलाकर संभववाद में यह है कि मनुष्य ने अपना विकास कर दिया, अब वो टेक्नोलॉजी के इस क्षेत्र में बहुत आगे पहुंच गया है, उसने विकास कर दिया टेक्नोलॉजी का, ठीक है। तो देखो, संभववाद विचारधारा क्या है। देखो, समय के साथ साथ मनुष्य ने विकास किया, किसका? टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी का, ठीक है। विडाल डी लाप्लास इसके समर्थक है, मैंने आपको कहा था विडाल डी लाप्लास इसके समर्थक हैं। अब वह प्रकृति से डरता नहीं था, अब वो बिल्कुल प्रकृति से नहीं डरता था, ठीक है। अब तूफान आ जाए वो नहीं डरेगा, बारिश आ जाए नहीं डरेगा। लेकिन पहले क्या था, बारिश आ रहा था तो मनुष्य सोचता था कि ये बारिश आ रहा है यानी कुछ देवता का प्रकोप है, ऐसा समझता था वो, लेकिन अब नहीं समझता। ये है यानी नियतिवाद जो है ना, उसका उल्टा हो जाएगा संभववाद, समझ रहे हो, बिल्कुल उसका उल्टा हो जाएगा। अब मनुष्य प्रकृति से स्वतंत्र होकर रहने लगा, अब प्रकृति से बिल्कुल नहीं डरता, वो स्वतंत्र है, ठीक है। अब मनुष्य प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है, यानी प्रकृति को बदल सकता है, अपने अनुसार प्रकृति को पूरा बदल सकता है। इतना पावर आ गया मनुष्य के दिमाग में, उसके मस्तिष्क में, ठीक है। अब मनुष्य संसाधनों का इस्तेमाल भी करने लगा था। पहले वो संसाधन से डरता था, लकड़ी को देखते डरता था वो, मतलब कुल मिला के वो जो संसाधन है उसको देखकर बिल्कुल डरता था, उसको उपयोग करना ही नहीं आता था। मान लो आपके सामने मैंने एक फ्रिज रख दिया, आप फ्रिज को चलाने नहीं आ रहा आपको, तो आप फ्रिज को क्या करोगे? चला पाओगे? नहीं चला पाओगे। ये है, तो मनुष्य को भी ज्ञान नहीं था प्रकृति का, बिल्कुल भी संसाधन का। देखो, मनुष्य ने प्रौद्योगिकी का भी विकास किया, यानी टेक्नोलॉजी का। संभववाद विचारधारा में ये होता है कि मनुष्य ने अपने आप को सुधार लिया, टेक्नोलॉजी का विकास कर दिया, हर क्षेत्र में कर दिया और मनुष्य का विकास होता चला गया। ये है संभववादी विचारधारा, ठीक है। ये किसने दिया? तो विडाल डी लाप्लास ने दिया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, अब हमारा रहने वाला है निश्चयवाद, नव निश्चयवाद विचारधारा। इसे हम रुको और जाओ विचारधारा भी कहते हैं। ये बताता है कि जो हमारा नियतिवाद है और जो हमारा संभववाद है, इसके बीच का मार्ग ये बताता है। कौन? रुको और जाओ विचारधारा। जैसे रेड लाइट नहीं होता, मनुष्य को बोलता है अभी रुको फिर चलो, आगे खतरा है, रुको फिर चलो, आगे खतरा है, ऐसे। तो ये भी हमको ये बताता है कि कैसे चलना चाहिए, ठीक है। इसके जो समर्थक है, ये ग्रिफिथ टेलर को माना जाता है, यानी ग्रिफिथ टेलर जो है इस विचारधारा के समर्थक है। ये विचारधारा जो है ग्रिफिथ टेलर ने दिया था, ठीक है। इसे नव निश्चयवाद विचारधारा, मध्यम मार्ग या रुको और जाओ विचारधारा भी कहते हैं, ठीक है। इसको 3 नामों से जाना जाता है, ये तीनों नाम आपके सामने लिखे हुए हैं। देखो, नई संकल्पना के अनुसार, देखो नई संकल्पना के अनुसार न तो नित्रांत यानी पूरी तरह से पर्यावरणीय निश्चयवाद है और न ही पूरी तरह से स्वतंत्र है। ठीक है, यहाँ ये समझो, मनुष्य न ही प्रकृति के ऊपर पूरा निर्भर है और न ही प्रकृति की मानव के ऊपर निर्भर है, समझ रहे हो। यानी मनुष्य ने विकास किया, लेकिन इतना भी विकास नहीं किया कि वो प्रकृति को बदल सके। ये बीच का मार्ग बताएगा आपको, यानी क्या सही है, दोनों को पक्ष में बोलेगा आपको ये विचारधारा, ठीक है। अब देखो, मानव केवल प्राकृतिक नियमों का पालन करके प्रकृति पर विजय हासिल कर सकता है। मनुष्य जो है
वो प्रकृति के नियमों को समझेगा तभी तो अपना विकास कर सकता है, प्रकृति पर विजय हासिल कर सकता है जब उसके नियम को समझेगा तब। जैसे मान लो आपके सामने मैंने हीटर रख दिया, आपको उसको उपयोग करना नहीं आ रहा, तो आप उसके नियमों को समझोगे तभी तो उस पर विजय हासिल करोगे, तभी तो आपको हीटर के बारे में जानकारी होगी, आप चला पाओगे उसको। तो यही है, प्रकृति का जो नियम है उसको अगर पालन करेगा मनुष्य तभी वो विकास कर सकता है और प्रकृति पर विजय हासिल कर सकता है। ठीक है, अब अगला देखो पॉइंट, यह दो विचारधारों यानी देखो यह दो विचारों या विचारधारा, यह दो विचारधारों यानी पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच का रास्ता बताता है। मैंने आपको कह दिया, ठीक है, ये बीच का रास्ता बताता है। ठीक है, तो आपके तीन विचारधारा थे, पहला नियतिवाद, दूसरा जो है संभववाद, तीसरा है अपना निश्चयवाद या फिर नव निश्चयवाद या फिर इसे हम रुको जाओ विचारधारा भी कहते हैं। नियतिवाद में मनुष्य प्रकृति का गुलाम था, संभववाद में सही हो गया और रुको और जाओ विचारधारा में बीच का मार्ग बताया गया है। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं, तो हमारा अगला टॉपिक अब रहने वाला है, देखो ये जो हमारा है प्रकृति का मानवीकरण। देखो ये जो प्रकृति है इसका मानवीकरण यानी मनुष्य जो है प्रकृति के ऊपर विजय हासिल कर रहा है, यानी प्रकृति मानव के ऊपर जा रहा है। समझो, देखो प्रकृति का मानवीकरण यानी प्रकृति मानव के अनुसार चलने लगा, यानी मनुष्य ने प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लिया। अब गर्मी है तो मनुष्य ने कूलर बना लिया, ठंडी है तो मनुष्य ने हीटर बना लिया, यानी प्रकृति को अपने अनुसार ही ढाल लिया। यानी आपको गर्मी में गर्मी लगेगा ही नहीं, आपको लगेगा कि अभी भी ठंडी है। समझ रहे हो? तो ये है, इसको कहते हैं प्रकृति का मानवीकरण, यानी प्रकृति मानव के ऊपर आ गया निर्भर। ठीक है, ये है। देखो समय के साथ साथ मानव पर्यावरण को और प्रकृति को समझने लगा। ठीक है, बिल्कुल समझने लगा। प्राकृतिक बलों को समझने लगा, बिल्कुल समझने लगा। मानव ने अपना सामाजिक सांस्कृतिक विकास किया, फिर मानव ने बेहतर टेक्नोलॉजी का विकास किया, फिर प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के विकास के बाद अस्पताल, नगर, खेत, फलोधान, मैदान, चरागाह, पत्तन, अंतरिक्ष में उपग्रह आदि विकास किया। अब मनुष्य अंतरिक्ष में जा सकता है, पहले नहीं जा पाता था, पहले वो डरता था, पहले वो जो है चारागाह भी नहीं बना पाया, मैदान के ऊपर डरता था। मतलब कुल मिला के पहले मनुष्य बहुत डरता था, प्रकृति का गुलाम था। ठीक है, लेकिन प्रकृति का मानवीकरण हो गया, यानी प्रकृति मनुष्य के अनुसार चलने लगा। समझ रहे हो? ये है प्रकृति का मानवीकरण, पेपर में आते रहता है। ये मैं आपको कहूं तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऐसे आ जाएगा, प्रकृति के मानवीकरण को वर्णन करें, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, प्रकृति के मानवीकरण को बताएं या फिर वर्णन करें। ठीक है, ये आ सकता है। तो हमारे अगले हैं, देखो हमारा अगला है मानव का प्रकृतिकरण। ठीक है, यानी इसमें उसका उल्टा है, यानी प्रकृति का मानवीकरण कैसा था, उसमें मनुष्य ने सब विकास कर दिया, लेकिन मानव का प्रकृतिकरण में इसमें मनुष्य प्रकृति का गुलाम है। ठीक है, देखो इस समय मनुष्य प्रकृति का गुलाम था, बिल्कुल सही बात है, मनुष्य प्रकृति का पूरा गुलाम था। इस समय मनुष्य प्रकृति की पूजा करता था और प्रकृति से डरता था, और उस समय टेक्नोलॉजी का स्तर बिल्कुल कम था, मनुष्य के विकास का स्तर भी बिल्कुल कम था। इस समय मनुष्य हर संसाधन के लिए प्रकृति पर ही निर्भर रहता था। समझ रहे हो? ये है, इस समय मनुष्य प्रकृति का जो प्रकृति के ऊपर पूरा निर्भर रहता था, उसकी पूजा करता था, डरता था, ये सब है। तो ये था हमारा मानव का प्रकृतिकरण, यानी मानव प्रकृति से बहुत डरता था। समझ रहे हो? यानी मान लो ये मानव है, ये पूरा प्रकृति है, ये पूरा ये प्रकृति से डर रहा है, यानी यहाँ तक जाने में डर रहा है, बारिश आ रहा है तो डर रहा है, यहाँ पे कुछ आंधी आ रहा है तो डर रहा है। ठीक है, ये सब मान लो पेड़ को देख के भी डर रहा है, सब कुछ देख के डर रहा है, यानी प्रकृति का उसको नॉलेज नहीं है, पूरा डरता था। लेकिन अब ये प्रकृति को ढाल लिया अपने अनुसार, अब बिल्कुल डरता नहीं है, बारिश आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, नहीं डरेगा। तो ये है। तो देखो मनुष्य ने प्रौद्योगिकी का, एक मिनट, देखो मनुष्य ने प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का विकास कैसे किया, कैसे किया मनुष्य ने टेक्नोलॉजी का विकास, ये भी एक क्वेश्चन है, पेपर में आ जाएगा कि मनुष्य ने टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी का विकास कैसे किया, अपने भाषा में बताओ। ठीक है, अपने शब्दों में एक्सप्लेन करो। देखो प्रौद्योगिकी का विकास कैसे किया, देखो मनुष्य ने प्रकृति के नियमों को समझने के बाद ही टेक्नोलॉजी का विकास किया। इसके तीन उदाहरण हैं। देखो घर्षण और ऊष्मा,
मनुष्य ने क्या किया, घर्षण और ऊष्मा के नई संकल्पनाओं ने, देखो घर्षण और ऊष्मा, घर्षण किसे कहते हैं आपको पता ही होगा, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु की सतह की ओर बढ़ती है तब जो बल उत्पन्न होता है उसी को तो घर्षण कहते हैं। देखो घर्षण और ऊष्मा की नई संकल्पनाओं ने आग की खोज में हमारी बहुत मदद की है और आज हम आग का बहुत प्रयोग करते हैं। देखो आग का खोज हो गया, मान लो देखो आग है, आग का खोज हो गया, मान लो ठंडी है तो मनुष्य आग जलाएगा, ठीक है, अपने आप को गर्म रखेगा, ठीक है। तो ये है आग की खोज का फायदा और कैसे हुआ आपको पता चल, ठीक है। अब डीएनए और अनुवांशिकी, इस देखो अब ये डीएनए और अनुवांशिकी के नियमों को समझने के बाद ही मनुष्य ने हर बीमारी पर जीत हासिल की। यानी आज लगभग हर बीमारी का इलाज है। किसने इलाज बनाया, तो मनुष्य ने तो बनाया। कैसे बनाया, तो नियम समझने के बाद ही बनाया, समझ रहे हो। वायु गति के नियम, अब मनुष्य ने वायु और गति के नियमों को समझने के बाद ही तो तेज गति वाले वाहन बना दिए, जैसे हवाई जहाज बना दिया, ट्रेन बना दिया, ठीक है, शिप बना दिया, जहाज बना दिया, बहुत चीज बना दिया। तो कैसे बना दिया, उसके नियमों को समझने के बाद ही तो बनाया। इसी प्रकार मनुष्य ने हर चीज के नियमों को समझा, ठीक है, गाड़ी के नियम को समझा, बहुत चीज जो आप सामान लेना चाहते हो वो सभी के नियम को मनुष्य ने समझा और नया विकास कर दिया, नए जो सामान उसको खोज कर दिया, यानी उसका खोज कर दिया पूरा, ठीक है। तो ये था, इस प्रकार मनुष्य ने टेक्नोलॉजी का पूरा विकास किया इस क्षेत्र में, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही था। आशा करता हूं चैप्टर आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो हमारा जो चैप्टर था ये फर्स्ट था, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, ठीक है। तो अब आप हमारे कोर्स से पूरा ज्वाइन हो जाइए। अगर आप कोर्स से ज्वाइन हो जाओगे तो आपको जो है बिल्कुल ये सिलेबस आसान भाषा में समझाया जाएगा, ताकि आपको पूरी ये जो आपका क्या बोलते हैं ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है ये बिल्कुल आपको इजी लगेगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपको बिल्कुल आता है ज्योग्राफी, ठीक है, ऐसा लगेगा अगर आप हमारे चैनल से ज्वाइन हो जाओगे तो, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करो और लाइक करो, जितना हो सके उतना शेयर करो, ताकि आपके जो दोस्त हैं उनके भी पेपर में अच्छे मार्क्स आ सके, वो भी चैप्टर को समझ सके, ठीक है। और कुछ पूछना हो तो कमेंट करो। हमारे चैनल का नाम है एनसीईआरटी स्टडी पॉइंट और हमारे चैनल का लोगो ये है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। वॉचिंग सभी को, जय हिंद, जय भारत।